नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे हम हर वीकली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसमें पिछले वीक क्या हुआ था और क्या कौन से पैटर्न बने जिसको लेके हम नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी मार्केट गिर रहा है, इसकी बहुत सी वजह है। जैसे कि चाइना स्टिमुलेशन पैकेज जाहिर कर रहा है और उसके जो मार्केट है वो एकदम बॉटम पे है, यानी कि जो एफआईआई को बॉटम पे खरीदी का मौका मिल रहा है और स्टिमुलेशन पैकेज जाहिर करने की वजह से वो तेज़ी से अब जाने का चांस बढ़ रहा है, जैसे हमारे यहाँ कोरोना में पैकेज जाहिर किए थे। दूसरी ये वजह भी हो सकती है कि ट्रम्प साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बन के आए हैं, तो उनकी कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से चाइना को शायद प्रॉब्लम हो सके। तो चाइना पहले से सचेत होकर अपने यहाँ इंडस्ट्री बूस्ट हो ऐसे प्रयास कर रहा है। तो लोगों को ये विश्वास है कि चाइना के प्रयास से उसकी जो इकोनॉमी है या उसकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो करेगी। तो पैसा इंडियन मार्केट से निकल के वहाँ शिफ्ट हो रहा है। एक वजह ये भी हो सकती है कि जो इंडियन मार्केट है वो बहुत हाई वैल्यू हो चुके हैं, यानी आप देखिए कि 2 या 3 साल में निफ्टी कितना बढ़ गया है। तो ये हाई वैल्यू पे प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है और प्रॉफिट बुक करके अब वो कहाँ पैसा डाले, तो जहाँ उसे सस्ता माल मिल रहा है। तो एक ये वजह भी है, यानी ये सारी वजह मिला ले तो इतना कह सकते हैं कि अभी इंडियन इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन ओवर होने की वजह से लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन वजह चाहे कोई भी हो, मार्केट तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा ही नहीं, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये तो उसका स्वभाव है। हमें करना क्या है, तो हमें अपने चार्ट पे बिलीव करना है। जैसे कि 2 या 3 वीक पहले, मेरे ख्याल से 3 वीक पहले हमने वीकली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था निफ्टी पे, जो डेली टाइम फ्रेम पे था। तभी हमने बता दिया था कि इसकी नेकलाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो ये कंफर्म चीज़ हो गई कि हर बार ऐसा बनता है कि जब जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो मार्केट में गिरावट आती है, और जब जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तब मार्केट में बढ़ोतरी आती है। और इसकी एक्यूरेसी 70-80% रहती है, यानी कि हमें इतना मालूम था कि 80% चांस है कि मार्केट डाउन जाए। हमने ये एनालिसिस भी आपके सामने की थी। तो इससे क्या होगा, तो हमें इतना कंफर्म है कि कम से कम अभी बाइंग का तो टाइम नहीं है, या अपने जो बाइंग किए हुए स्टॉक है उसमें जो स्टॉप लॉस है वो एकदम टाइट रखने हैं। तो स्टॉप लॉस हंट भी हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हमें न हो पाए। हमने बार बार आपको कहा है कि बम गिरने से पहले पहले चार्ट पे गिरेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत के आए या चाइना में स्टिमुलेशन पैकेज जाहिर होगा, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम थी, लेकिन चार्ट बता रहा था कि मार्केट अब बेरिश हो सकता है। और मार्केट जैसे ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के उसकी नेकलाइन तोड़ी, फिर नीचे आ गया, फिर मार्केट में सारी न्यूज़ आने लगी कि ट्रम्प साहब जीत गए हैं या चाइना में इस तरह के स्टिमुलेशन पैकेज जाहिर होने लगे, या कोई भी XYZ कि क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो डाउन आने लगे हैं। बहुत से रीज़न हैं, लेकिन हमें सबसे पहले चार्ट बता देता है कि ये चीज़ें होने वाली। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने चार्ट पे भरोसा करना है, क्योंकि न्यूज़ जब तक हमारे पास पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से अपने इंडाइसिस, अपने सेक्टोरियल इंडेक्स और ग्लोबल इंडेक्स का व्यू लेके एक समरी करेंगे कि आगे का व्यू क्या रहेगा। तो बिना देर गवाए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे और आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी में हमने जो डेली टाइम फ्रेम पे था वहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था, और ये है 24,800 का लेवल। वहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होते ही यहाँ तक खिसक के आ गया है। अब वैसे देखा जाए तो जो इसका टारगेट था, हम ऐसे निकालते हैं कि इसका जो हेड है वहाँ से नेकलाइन, यानी कि 1400 पॉइंट
1400 पॉइंट नीचे आएगा तो इसका टारगेट मिल जाएगा, यानी कि तकरीबन 23,500। तो अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 23,500, और अभी जो निफ्टी बंदी है वो 23,532 पे बंदी है, यानी कि निफ्टी का जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट था वो आ गया है। अब यहां पे एक हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो माइनर है, वो है 23,400 के आसपास, यानी कि 23,400 से 23,500 एक माइनर सपोर्ट है, वो कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर हेड एंड शोल्डर का टारगेट मिल गया है तो हो सके 23,400 या 23,500 के आसपास से वापिस घूम सकता है। लेकिन अगर इसका हम मेजर टारगेट देखें तो वो है 22,000 के आसपास का, यानी कि यहां पे अगर निफ्टी नहीं रुकती है, यानी कि 23,400 का लेवल भी ये ब्रेक करती है, तो उसका जो सपोर्ट है 22,000 का रहेगा। अगर हम मान लेते कि वो 22,000 तक नीचे गिरता है तो निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 16% की गिरावट मानी जाएगी, यानी कि जो मेजर इंडाइसिस है वो 15 या 16% का पुल बैक पहले लेते थे। हालांकि अभी रिटेलर की पार्टिसिपेशन इतनी बढ़ गई है कि अभी जो पुल बैक था वो 10 या 12% से ज्यादा नहीं होता था, और अभी तक का हम गिन ले तो अभी तक इसका जो रिट्रेसमेंट है वो 10% का हो गया है। तो हो सके और 5-6% गिर जाए और वहां पे आके हमें बाइंग की, यानी कि इन्वेस्टिंग के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अभी निफ्टी नेगेटिव है, ट्रेंड लगातार नीचे जा रहा है, तो अभी हमें बाइंग के बारे में सोचना नहीं है। हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, कोई कोई ऐसे चार्ट भी होते हैं कि निफ्टी डाउन आती है फिर भी उसमें अपर मूवमेंट दिखती है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की वो कम हो जाती है। तो अगर आपको आपकी फेवर में प्रोबेबिलिटी ज्यादा लेनी है तो आपको मार्केट की डायरेक्शन में चलना है, यानी कि आप अभी पुट खरीद सकते हैं, कॉल बेच सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते, ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाइंग के लिए आपको एक तगड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी जैसे हमने बताया था कि एक रेंज में फंसा हुआ है, ए वाली रेंज में। तो जब ए लेवल को तोड़ता है, यानी कि 49,700 का लेवल है, जब ब्रेक करेगा तब इसमें भी एक गिरावट आ सकती है। लेकिन ये भी कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है, ये रेंज तकरीबन हम गिने रेंज 4,000 पॉइंट की है, तो ये रेंज भी हमारे लिए मायने रखती है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी हम साइडवेज मान सकते हैं जब तक कि 49,700 का लेवल ब्रेक नहीं करता है। फिन निफ्टी भी उसी तरह के रेंज में फंसी हुई है, उसके लिए भी जो सपोर्ट लेवल है वो 22,480 रुपये का है और जो रेजिस्टेंस है वो 24,900 का है। ये दोनों के बीच में अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है। हालांकि ट्रेंड अभी हमें नेगेटिव दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखिए तो ये हायर है और ये हायर लो बना है, ये लोअर लो है और ये लोअर लो बना है। तो डाउ थियरी के हिसाब से अभी इसका ट्रेंड नेगेटिव है। अगर क्लियर कट आपको इसको देखना है तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप क्लियर कट देख सकते हैं कि अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये हो गए हमारे 3 मेजर इंडाइसिस जिसमें हम ट्रेडिंग करते थे। हालांकि अब वीकली ट्रेडिंग कम हो गई है, मंथली ट्रेडिंग, वीकली में ऑप्शन कम हो गए हमारे पास। जब हर वीक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु और शुक्रवार हर दिन हमारे पास एक्सपायरी रहती थी, अब ऐसा नहीं रहा है। तो अभी इसमें ट्रेडिंग की रुचि लोगों में कम हो गई है। लेकिन इसके अलावा हम हर वीक सेक्टोरियल इंडाइसिस भी देखते हैं कि कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है, और शायद ऐसा हो कि कोई सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो तो उसके कंपोनेंट में हमें ट्रेडिंग का मौका मिल सके, या फिर हमें पहले से बाइंग कर रखी है तो उस सेक्टर में हमें क्या व्यू रखना चाहिए वो भी हमें पता चल सके। तो सीधे देखते हैं सेक्टोरियल इंडाइसिस। तो सेक्टोरियल इंडाइसिस में हम सबसे पहले मिड कैप निफ्टी देखेंगे। तो मिड कैप में जो इसका लेवल था 12,166 रुपए का, उसने इस बार ब्रेक कर लिया है। तो अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 10,361 यानी बहुत नीचे है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप कन्वर्ट करोगे तो माइनस सपोर्ट आपको शायद यहां पे मिल सकता है 11,000 के आसपास का, लेकिन ये होल्ड नहीं करता है 11,000 का सपोर्ट, तो 10,300 तक के गिर सकता है।
यानी कि मिड कैप में अभी तक जितना प्रॉफिट दिया था हमें, अब उसमें उतनी ही गिरावट आ सकती है, क्योंकि वन साइड यहां से लेके यहां तक ये चला था। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां से लेके देखें तो इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 10,800 के आसपास मिलता है, और जो दूसरा लेवल है वो 10,000 के आसपास मिलता है। यानी कि जो हमारा सपोर्ट लेवल है वही हमें फिबोनाची भी दिखाई दे रहा है, माइनर डिफरेंट तो रहेगा ही रहेगा। अब हम ऑटो इंडेक्स की बात करें तो ऑटो इंडेक्स में हमने पिछली बार कहा था कि बॉक्स पैटर्न को नीचे की साइड तोड़ता है तो उसका सपोर्ट अब रहेगा 21,993, यानी कि तकरीबन 22,000 के आसपास का। तो अभी 900 पॉइंट की इसमें गिरावट आ सकती है। उसके बाद अगर ए लेवल भी तोड़ता है तो बहुत नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी तकरीबन 16,100 का। लेकिन मेरे ख्याल से इतनी बड़ी गिरावट ऑटो इंडेक्स में नहीं आएगी। फिर भी देखते हैं, जो चार्ट बोलेगा हमें उसे ही मानना है, हमें अपने तर्क ज्यादा करने नहीं है। अभी चार्ट बता रहा है कि डाउन ट्रेंड में है तो हमें ऑटो इंडेक्स को डाउन ट्रेंड में ही मानना है। अगर एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो इसमें तो बड़ी गिरावट आ चुकी है। जो उसका नजदीक का जो सपोर्ट था, यानी कि 37,583 का, उसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो अभी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो बहुत दूर है, यानी कि 29,500 का है सपोर्ट, वो बहुत नीचे है। तो एनर्जी इंडेक्स में शायद ज्यादा गिरावट आ सकती है, लेकिन मेरा वर्ड है शायद, क्योंकि मार्केट का कोई ऐसा भरोसा नहीं यहां से भी वापस मुड़ सके। अगर कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आए तो अपने सपोर्ट के बिना बीच में से भी घूम सकता है। लेकिन हमें अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो इन सपोर्टों पे ढूंढनी है, कि बीच में तो हम पता ही नहीं कर सकेंगे यहां से मुड़ेगा या यहां से। तो हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अपनी फेवर में लेने के लिए इन लेवलों का ध्यान रखना है। एनर्जी इंडेक्स के बाद हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। तकरीबन अब तक अगर हम इसे मेजर करें तो अपने हाई से अब तक ये 16% गिर चुका है, और इसका अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 53,120 रुपये का रहेगा। तो यहां पे अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे हम एफएमसीजी सेक्टर के जो कंपोनेंट है उसमें बाइंग की सोच सकते हैं। मेटल इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स वैसे इतनी गिरावट नहीं है, वो अभी एक चौपी है और इसका सपोर्ट भी नजदीक है। तो अभी भी मेटल इंडेक्स में इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हम इसे देखें तो इसमें डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है। फार्मा इंडेक्स की बात करें तो फार्मा इंडेक्स में भी इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया है, और जो अब दूसरा सपोर्ट है वो 20,250 के आसपास का है। तो वो उसकी ओर अग्रेसर बढ़ रहा है, यानी कि सारे इंडाइसिस जो है सेक्टोरियल इंडाइसिस वो भी डाउन ट्रेंड में है। आप रियल्टी इंडेक्स भी देख लीजिए, उसमें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको डाउन ट्रेंड क्लियर कट देखने को मिलेगा कि ये हायर है, हायर लो है, ये लोअर लो और ये लोअर लो। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको आराम से देखने को मिलेगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम इसे कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हैं कहां से गिर रहा है। तो ये हो गए हमारे सेक्टोरियल इंडाइसिस। इसके अलावा हम ग्लोबल मार्केट का क्या व्यू है वो भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसको देख के भी इंडियन मार्केट में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक्चुअली वर्ड में बार बार बताओ कि प्रिडिक्शन नहीं होती है, पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि मार्केट को एकदम से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। पहले हम डाउ जोन्स के बारे में बात करेंगे, और डाउ जोन्स में इस वीक हमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इसका जो सपोर्ट है 42,000 का है, तो उसको अगर ये ब्रेक करता है तो ही इसके ट्रेंड में क्षति पहुंची हम मानेंगे। लेकिन अभी इस वीक गिरावट जरूर हुई है। अगर नास्डैक की बात करें तो इसमें डाउ जोन्स से ज्यादा गिरावट हो चुकी है और ये अपने सपोर्ट पे खड़ा है अभी। तो अगर ये सपोर्ट को नेक्स्ट वीक ब्रेक करता है तो इसके ट्रेंड में भी क्षति पहुंच सकती है। अगर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की हम बात करें तो इसका जो बॉन्ड प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है, और वो बॉन्ड प्राइस बढ़ना
वो अमेरिकन मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। और अमेरिकन मार्केट में कुछ गिरावट आती है तो उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ इंडियन मार्केट पे भी जरूर होगा, क्योंकि जो इंडियन मार्केट पे भरोसा करके भी बैठे थे वो अपने पैसे निकाल के दूसरे मार्केट की ओर प्रयास कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस था वो उस पे आके खड़ा है और उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये डॉलर इंडेक्स भी बढ़ना हमारे लिए नेगेटिव बात रह सकती है। अगर हम यूएस डॉलर को इंडियन रुपी में देखें तो ये भी बढ़ रहा है, यानी कि इंडियन रुपी वीक हो रहा है और ये हमारे लिए कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है। हम अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इसका जो सपोर्ट लेवल था उस पे आके अभी ये खड़ा है, यानी कि दीपावली के पर्व पे जितनी बढ़ोतरी आई उतनी अभी गिरावट आ चुकी है। आप देखिए कि इसको बढ़ने में 1 2 3 4 5 6 और 7 वीक लगे थे और गिरने में सिर्फ 2 वीक ही लगे हैं। तो गोल्ड का गिरना वैसे तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होता है, लेकिन अभी जिस तरह से ग्लोबल व्यू बन रहा है उसमें एक गोल्ड का गिरावट हमारे लिए थोड़ा टेंशन का संकेत दे रहा है। ये हो गई वीकली टेक्निकल एनालिसिस की बातें। इंडियन मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो, सारी जगह से हमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी देखने को मिली है। इंडियन मार्केट में नेगेटिविटी ज्यादा है, हालांकि अमेरिकन मार्केट में अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। फिर भी हमारे मार्केट को देख के ही हमें ट्रेड करना चाहिए। सिर्फ ग्लोबल मार्केट आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसका सिर्फ ओवरव्यू मिलता है। तो जैसे कि हमने आपसे बात की कि अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सके तो हमें नहीं ढूंढनी है, और अगर आपको ढूंढनी है तो उसका डीपली आप एनालिसिस करके ही आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पे मिलती है उसके लिए हमारी चार्ट फॉर वीक की सीरीज आप देखिए, उसमें हमने आपको बता रखा है। तो फिर से अगले वीक मिलते हैं वीकली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।